नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले से पूरा हिंदुस्तान गुस्से में। सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। इस हमले में भी हर बार की तरह पाकिस्तान का ही हाथ है। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों से पाकिस्तान की मुहर वाले हथियार और सामान बरामद हुए हैं और इस हमले का मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में बैठा आतंकी शैतान जैश ए मोहम्मद का मुखिया मौलाना मसूद अजहर। जब से कश्मीर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की आग में जल रहा है, तब से इतना भयावह और बड़ा हमला नहीं हुआ, लेकिन इस हमले ने सेना को गहरे जख्म दिए हैं। देश को अपने 17 ट्रेंड और बहादुर जवानों से हाथ धोना पड़ा है। हर बार की तरह इस बार भी ये साबित हो गया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। आतंकवाद का शैतानी चेहरा मसूद अजहर ही इस हमले का मास्टरमाइंड है। उरी के आर्मी बेस पर हमला करने आए चारों आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। During this firefight, all 4 terrorists have been killed by the Indian Army, and as per the initial reports, they belong to Jaish e Mohammed Tanzim. आतंकियों के पास मिले सामान से भी इस बात की तस्दीक होती है कि ये चारों आतंकी पाकिस्तान की ओर से भेजे गए थे, जिन्हें पूरा फौजी प्रशिक्षण दिया गया था। आतंकियों के पास से बरामद हुए सामान पर पाकिस्तान की मोहर लगी है। इनके पास से 4 AK-47 राइफल और 4 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद हुए हैं। इन हथियारों पर पाकिस्तान की मोहर लगी है। Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 under barrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. There have been a total of 17 army fatal casualties. सूत्रों ने बताया कि हमले के समय डोगरा रेजिमेंट के जवान एक तंबू में सोए हुए थे, जिसमें विस्फोट के चलते आग लग गई। आग पास बनी बैरकों तक भी फैल गई। माना जा रहा है कि आतंकी शहर में सलामाबाद नाला के रास्ते से घुसे थे। 26 साल में किसी भी आर्मी बेस पर इतना बड़ा हमला नहीं हुआ है, इसलिए रक्षा विशेषज्ञ इस हमले को युद्ध जैसा बता रहे हैं। 1990 से कश्मीर घाटी में आतंकवाद फैला, लेकिन 26 साल में किसी आर्मी बेस पर पहली बार इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पठानकोट के आतंकी हमले में भी भारत को इतना बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा था, जितना कि इस हमले में उठाना पड़ा। उरी का आतंकी हमला भारत और भारतीय सेना को गहरे जख्म दे गया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने 8 महीने के अंदर 2 बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। उसके भेजे आतंकवादियों ने पहले पठानकोट को निशाना बनाया और उसके बाद उरी को। दोनों हमले सेना के बेस कैंप पर किए गए और दोनों हमलों के पैटर्न में कई तरह की समानताएं भी हैं। एक साल में 2 बड़े हमले। पहला हमला पठानकोट एयरफोर्स बेस। दूसरा हमला उरी आर्मी बेस। दोनों का मास्टरमाइंड एक। 2016 के 2 बड़े आतंकवादी हमलों के पीछे पाकिस्तान में बैठे आतंकवाद के इसी मौलाना का हाथ है। मौलाना मसूद अजहर के ही ट्रेंड आतंकियों ने 2 जनवरी 2016 को तड़के पठानकोट में वायुसेना के बेस पर हमला किया था और 18 सितंबर 2016 को फिर उसके आतंकियों ने उरी के आर्मी बेस पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की शय पर ही लगातार भारत के आर्मी बेस पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि सीधे लड़ाई उसके बूते की बात नहीं।
और इस तरह के हमलों में उसका कोई हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के मास्टरमाइंड मसूद अजहर ने उरी को निशाना बनाया है और दोनों हमलों का पैटर्न एक जैसा ही है। 8 महीने पहले जैश के आतंकियों ने पठानकोट में तड़के करीब 4 बजे आतंकियों ने हमला किया। उरी में भी तड़के करीब 4 बजे आतंकियों ने हमला किया। पठानकोट में ड्यूटी बदलने के समय का फायदा उठाया। उरी में भी ड्यूटी बदलने के समय का फायदा उठाया। पठानकोट में तार काटकर बेस में दाखिल हुए आतंकी, उरी में भी तार काटकर और दीवार फांदकर बेस में दाखिल हुए आतंकी। पठानकोट में 7 जवान शहीद हुए, उरी में 17 जवान शहीद हुए। दोनों हमलों में पाकिस्तान की ओर से आर्मी बेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इन हमलों में जवानों और आर्मी के अहम हथियारों को नुकसान पहुंचाना ही आतंकियों का मकसद रहा है और दोनों हमलों के पीछे दिमाग रहा है पाकिस्तान की सरपरस्ती में बैठे मौलाना मसूद अजहर का। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। मसूद अजहर इस वक्त आईएसआई का सबसे अहम हथियार बन चुका है जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। आईएसआई मई में अजहर और उसके भाइयों को अंडरग्राउंड भी कर चुकी है और खुफिया एजेंसियों की खबर के अनुसार उसी दौरान मसूद अजहर पठानकोट जैसे दूसरे हमले की साजिश भी रच रहा था। आतंकी मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। बहावलपुर में बैठकर हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ चैनल उस दौरान खबर चला रहे थे कि मसूद अजहर को प्रोटेक्टिव कस्टडी में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल भी धोखा देने का एक पैंतरा ही बनकर रह गई। मसूद अजहर भारत से रिहाई के बाद आईएसआई की आंख का तारा बन गया है। जिस दौरान उसकी गिरफ्तारी की खबर आई थी उस दौरान आईएसआई ने उसे बचाने के लिए प्लान तैयार कर लिया था। पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान पर मसूद अजहर को गिरफ्तार करने का दबाव था, इसलिए आईएसआई ने मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शहीद लतीफ को अंडरग्राउंड कर दिया था। जैश चीफ को बहावलपुर में आईएसआई के सेफ हाउस में रखा गया था। आईएसआई का ये सेफ हाउस बहावलपुर के मौजगढ़ के किले के पास मौजूद है। पठानकोट हमले में मसूद अजहर की मदद आईएसआई ने ही की थी। मसूद अजहर अब आईएसआई के लिए एक अहम हथियार बन चुका है। जिस दौरान आईएसआई ने मसूद अजहर को अंडरग्राउंड किया था उसी दौरान मसूद अजहर भारत के ऊपर दूसरे पठानकोट जैसे हमले की साजिश कर रहा था। मई महीने में खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आतंकी हमले के लिए जैश ए मोहम्मद की स्लीपर सेल उत्तरी भारत के कई हिस्सों की रेकी कर रहे थे और उन्हें आईएसआई की तरफ से मदद दी जा रही थी। यानी जिस दौरान भारत पठानकोट हमले की जांच में जुटा था उस दौरान मसूद अजहर दूसरे हमले की तैयारी कर रहा था। मसूद अजहर ने हाल ही के दिनों में कश्मीर में होने वाली आतंकी गतिविधियों में अपना दखल भी बढ़ा दिया है। पठानकोट हमले से पहले नवंबर 2015 में जैश ने कुपवाड़ा के आर्मी कैंप पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। इस हमले में 3 आतंकी और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। इसके अलावा कश्मीर में होने वाली कई मुठभेड़ों में जैश का हाथ रहा है। जाहिर है मसूद इस वक्त आईएसआई का अहम हथियार बन गया है। जिस वक्त भारत आतंकी हमले के बाद अलर्ट हुआ है उस वक्त शायद मसूद अगले हमले की साजिश रच रहा हो। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान की नीयत में ही खोट है। जब भी हम पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं पाकिस्तान अपना चरित्र दिखा देता है। दोस्ती की पहल तो मोदी सरकार लगातार करती रही है। हाल तक नवाज शरीफ भी आतंक का मिलकर सफाया करने की बात कर रहे थे, लेकिन यहां तक कि नवाज और मोदी के रिश्ते सुधरने की केमिस्ट्री भी अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब से नवाज शरीफ लंदन से सर्जरी कराकर लौटे हैं उनकी जुबान ही बदल चुकी है। ये नवाज शरीफ के 2 चेहरे हैं, एक खुद को भारत से दोस्ती का तलबगार बताने वाला तो दूसरा मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंप देने वाला। रिश्तों की बिसात पर नवाज शरीफ कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते रहे हैं
ये देखकर आप दंग हुए बिना नहीं रहेंगे। ज्यादा दिन नहीं हुए नवाज शरीफ लंदन में थे। उनकी ओपन हार्ट सर्जरी होनी थी। लंदन से नवाज का पीएम मोदी को फोन आया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले नवाज शरीफ ने भारत के प्रधानमंत्री से शुभकामना मांगी। नवाज ने मोदी से कहा, आप मेरे लिए दुआ करें, मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। ये वाकया 31 मई 2016 का है। लंदन से नवाज शरीफ सेहतमंद होकर पाकिस्तान लौटे और अपनी सरजमी पर कदम रखते ही नवाज की भाषा भी बदल गई। मोदी से दुआएं मांगने की गुजारिश करने वाला शख्स घर लौटते ही कश्मीर को भारत से छीन लेने की बात करने लगा। उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही दो वाकये नहीं हैं। आपको बीते 2 सालों के वो तमाम वाकये बताते हैं जब भारत ने पाकिस्तान की अपील पर ही दोस्ती की पहल की और उन तमाम पहलों का अंजाम पाकिस्तान की दगाबाजी के तौर पर सामने आया। 26 मई 2014 शपथ में नवाज को न्योता। ये मोदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक दांव था। नवाज दिल्ली आए तो विदेश सचिवों की बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू होने पर सहमति बनी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपनी फितरत दिखा दी। दिल्ली में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने हुर्रियत नेताओं को बीच में लाकर ये दिखा दिया कि रिश्ते सुधारने में उसकी कतई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान की बदनीयती की ये शुरुआत थी। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच अगले 1 साल में 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात 18 जुलाई को नेपाल में हुई, जहां दोनों देशों ने रिश्तों की कड़वाहट खत्म करने की बात कही। अगली मुलाकात 10 जुलाई 2015 को उफा में हुई, जहां मोदी ने नवाज के सामने साफ कर दिया कि बम धमाके के बीच दोस्ती की बात नहीं हो सकती। उफा की बैठक के बाद भारत ने पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज को भारत आने का न्योता दिया, लेकिन सरताज ने हुर्रियत नेताओं से मुलाकात की जिद कर इस कोशिश को भी सिरे से पानी फेर दिया। वो डोजियर की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कागज देंगे, हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए ये आपका आतंकवादी है। इसलिए वो भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं। पाकिस्तान इस दांव से अपने ही बुने जाल में फंस गया। दिसंबर 2015 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बुलावा भेजा। अगली कॉन्फ्रेंस भारत में होनी थी, इसलिए मेजबान देश के नाते सुषमा की मौजूदगी जरूरी थी। सुषमा स्वराज को ही अगले साल होने वाली कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करनी थी। दोनों देशों के रिश्ते को देखते हुए सुषमा का पाक दौरा खटाई में दिख रहा था। 30 नवंबर 2015 को मोदी और नवाज शरीफ की पेरिस में मुलाकात हुई। दोनों क्लाइमेट सम्मेलन में भाग लेने पेरिस गए थे। नवाज शरीफ ने सुषमा को पाकिस्तान भेजने की अपील की। भारत का जवाब था, जब बातचीत ही बंद है तो सुषमा पाकिस्तान कैसे जा सकती हैं? भारत के दबाव पर ही पाकिस्तान ने सरताज अजीज को हटाकर नासिर जंजुआ को एनएसए बनाया। जंजुआ और अजीत डोभाल की 6 दिसंबर 2015 को बैंकॉक में बैठक हुई। बैठक के बाद जंजुआ ने यहाँ तक कहा कि डोभाल के बारे में अब मेरी राय बदल गई है। एनएसए की इसी बैठक के बाद सुषमा स्वराज हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इस्लामाबाद गईं, तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। नवाज शरीफ की बिटिया उन्हें अपने घर ले गई। सुषमा की खूब खातिरदारी हुई। नवाज की मां शमीम अख्तर ने सुषमा का माथा चूमते हुए कहा, वादा करो तुम यहाँ से तभी वापस जाओगी जब दोनों देशों के रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। नवाज ने सरताज अजीज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अजीज साहब, सुषमा जी की बातें नोट कीजिए, इन्हें शामिल कीजिए, हमें रिश्ते सुधारने हैं। सुषमा का ये दौरा कामयाब रहा। जॉइंट स्टेटमेंट में इसकी झलक दिखी। मोदी अफगानिस्तान गए तो सुषमा की राय पर ही वो नवाज को जन्मदिन की बधाई देने लाहौर तक गए, लेकिन तभी पठानकोट एयरबेस पर हमला हो गया। हमले के 2 घंटों के भीतर ही एनएसए की बैठक हो गई। नवाज ने फोन कर जांच में सहयोग का वादा भी किया। फिर नवाज ऑपरेशन कराने लंदन गए, वहां से मोदी की शुभकामना मांगी, लेकिन घर लौटते ही नवाज की जुबान बदल गई। आज तक ब्यूरो। मसूद अजहर 5 साल तक भारत की जेल में सड़ता रहा। फिर उसके भाई रऊफ ने एक ऐसी साजिश रची कि देश हिल गया। रऊफ 5 आतंकवादियों समेत 178 यात्रियों वाला विमान IC-814 को हाईजैक कर गया और ले गया कंदहार, जिसके बाद मसूद अजहर को रिहा करना पड़ा और रिहाई के बाद वो आतंक का आका बन गया और भारत के लिए सबसे बड़ा अब खतरा साबित हो रहा है।
उरी में हमें 17 जवान गंवाने पड़े तो मौलाना मसूद अजहर और उसके आतंकी टट्टुओं की वजह से। मसूद के सिर पर पाकिस्तान का हाथ है और वो बार बार पाकिस्तान की शय पर भारतीय सेना के बेस को निशाना बना रहा है। अजहर आतंक का वो सौदागर है जिसने भारत के खिलाफ एक नहीं 100 बार साजिश रची है। अगर 1999 में IC-814 प्लेन का हाईजैक ना हुआ होता तो 1994 में श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ मसूद भारत की जेल में सड़ रहा होता या फिर फांसी पर लटका दिया गया होता। मसूद अजहर सन 92-93 में एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा था और वहां से दिल्ली के बाद वो श्रीनगर चला गया। घाटी में आतंक की आग सुलगने लगी थी। मसूद अजहर जान गया था कि यही आतंक फैलाने का सही वक्त है। वो कश्मीर की मस्जिदों का इस्तेमाल आतंक के गढ़ के रूप में करना चाहता था। लेकिन कश्मीर घाटी में रहने के दौरान ही 1994 में एक रोज जुम्मे के दिन एक आतंकवादी सज्जाद के साथ मसूद अजहर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। इसी के बाद दोनों ऑटो रिक्शा से मस्जिद जाने के लिए निकले, लेकिन तभी सेना के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। सेना को लगा कि सैकड़ों गुमराह नौजवानों की तरह ये भी कोई मामूली आतंकवादी है, मगर इसके बाद उसे जेल से छुड़ाने के लिए जो कोशिशें की गई उनसे देश सन्न रह गया। मसूद को जेल से छुड़ाने के लिए 4 कोशिशें तो नाकाम रही, लेकिन एक अचूक रामबाण लगा। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब विमान यात्रियों के बदले मसूद अजहर को रिहा किया गया था। मसूद का भाई रऊफ 1999 में काठमांडू में एयर इंडिया के विमान के अपहरण का मास्टरमाइंड था। 5 हथियारबंद आतंकियों ने 178 पैसेंजरों के साथ इंडियन एयरलाइन के IC-814 प्लेन को नेपाल के काठमांडू से हाईजैक किया था। उसे अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले जाया गया था। यहाँ लोगों को 8 दिनों तक बंधक बनाया गया था। उनको छोड़ने के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई मांगी गई थी। इसके बाद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को रिहा कर दिया गया था। भारत से रिहाई के बाद सन 2000 में मसूद अजहर ने अपना आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार जैसे कई आतंकी संगठन भी शामिल हुए। अजहर हरकत उल अंसार का सचिव रह चुका था। हाल ही में भारत ने मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र से पाबंदी लगाने की अपील की थी, लेकिन चीन ने इस पर वीटो लगा दिया। रिहाई के बाद से पाकिस्तान में बैठा मसूद अजहर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो पाकिस्तान के बहावलपुर में अपना हेडक्वार्टर बनाकर भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है और पाकिस्तान उसे अपने सिरपरस्ती में आगे बढ़ाता जा रहा है। तमाम सबूत दिए गए मसूद अजहर के खिलाफ संसद पर हमले से लेकर पठानकोट अटैक तक, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत अजहर का कवच बनकर हमेशा खड़ी होती रही। कश्मीरियों की हालत जार को इस वक्त मसूद अजहर का भारत पर जहर उगलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज हम आपको ये एतमाद दिलाना चाहते हैं कि अगर आप मैदान में हैं। जब भी कश्मीर में आग लगाने की बात होती है, मसूद अजहर मोर्चे पर खड़ा नजर आता है। आतंक का ये आका लगातार अफजल गुरु की तारीफ में कसीदे करता रहा है, लगातार कश्मीर में जिहाद का नारा बुलंद करता रहा है। अपनी आवाज, कश्मीर की आवाज दुनिया में पहुंचाएं, इंडिया के दरिंदों को पैगाम दें। अल्लाह जैश-ए-मोहम्मद की वेबसाइट पर भारत के खिलाफ जहर उगलने वाली ये आवाज मसूद अजहर के भाई की है। ये अल्लाह वाले मुजाहिदीन अल्लाह ताला को राजी करने, अल्लाह ताला को अपनी जान बेचने, मजलूमों का बदला लेने और जमीन को फसाद और नजासत से पाक करने के लिए इंडियन फिजाइया के मजबूत तरीन अड्डे में घुस गए। सुभान अल्लाह, क्या कैफियत होगी और क्या मंजर। पाकिस्तान की हुकूमत मसूद अजहर को पूरी बेशर्मी से संरक्षण देता रहा है। पाक के कब्जे वाले कश्मीर में मसूद अजहर अक्सर भारत विरोधी भाषण देता है, लेकिन वहां की सरकार उसे छूने की हिम्मत नहीं करती। पहले संसद पर हमला और फिर पठानकोट हमला,
मसूद अजहर के खिलाफ सबूतों का पूरा जखीरा भारत ने पाकिस्तान को भेजा, लेकिन जब नीयत में ही खोट हो तो सलाखों के पीछे उसे कौन भेजता। पठानकोट हमले के बाद भी मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, न मामला दर्ज किया गया। हाफिज सईद के उलट मसूद अजहर खुलकर भारत के खिलाफ बोलने से परहेज करता है और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान की हुकूमत उसे बचा लेती है। अमेरिका में आतंकी हमले के बाद मसूद अजहर को हिरासत में लिया गया, लेकिन 3 महीने बाद उसे रिहाई भी दे दी गई और एक बार फिर यह साबित हो गया है कि पाकिस्तान इस आतंकी का कितना बड़ा शुभचिंतक है। आज तक ब्यूरो। मसूद अजहर रिहाई के बाद आतंकवाद का सरखना बन बैठा। आर्मी ट्रेनिंग में फेल हो चुके मसूद ने अपना अलग आतंकवादी संगठन खड़ा कर लिया और आतंक की एक बड़ी सेना भी तैयार कर ली। इसके बाद मसूद अजहर ने पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकवादी कैंप लगाए और अब भारत पर लगातार आतंकी हमले करा रहा है मौलाना मसूद अजहर। आतंकवाद के दिए ऐसे जख्मों की गिनती ही मुश्किल है, क्योंकि आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में जैश, लश्कर और इस्लामिक संगठनों के मुखौटे पहने आतंकवादियों का इतना बड़ा कुटीर उद्योग है कि गिनती मुश्किल है। पाकिस्तान की धरती से आने वाले इन आतंकियों ने अनगिनत जख्म दिए हैं। इनमें जैश ए मोहम्मद का कई बड़े हमलों में हाथ रहा है। 28 जून 2000 को जम्मू कश्मीर सचिवालय की इमारत पर हमला कराया। 1 अक्टूबर 2001 को जम्मू कश्मीर विधानसभा भवन पर हमला कराया। इसमें 35 से अधिक लोग मारे गए थे। जैश ने दिसंबर 2001 में संसद भवन पर हमला कराया। इसमें 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 2 सुरक्षा सहायक भी शहीद हुए। 24 सितंबर 2002 को जैश के सरगना मसूद अजहर ने गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमला कराया। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने फायरिंग की। इसमें एनएसजी के 2 कमांडो शहीद हुए और 31 नागरिक मारे गए, जबकि 81 लोग घायल हुए। नवंबर 2007 में जैश ए मोहम्मद ने अयोध्या और वाराणसी में धमाके करवाए। 2 जनवरी 2016 को जैश ने पठानकोट में वायुसेना के बेस पर हमला किया। इसमें 7 जवान शहीद हो गए। अब 18 सितंबर 2016 को जैश ने उरी आर्मी बेस पर हमला किया, जिसमें आतंकियों से लड़ते हुए देश के 17 बहादुर जवान शहीद हो गए। जैश ए मोहम्मद ने देश के भीतर अब तक ये बड़े आतंकी हमले किए हैं। पाकिस्तान की ओर से किए गए किसी भी आतंकी हमले में अब तक साजिशकर्ताओं पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए विशेषज्ञों का तकाजा है कि पाकिस्तान के लिए हिट बैक यानी पलटवार की नीति ही सही है। आज तक ब्यूरो। यह बात मौलाना मसूद अजहर की हो रही है, लेकिन पाकिस्तान भी भारत से युद्ध चाहता है और इस बात के सबूत भी मिलने लगे हैं। हालात इस वक्त बिल्कुल 1965 की जंग के पहले जैसे हालात थे, बिल्कुल वैसे हैं। पिछले करीब 2 महीने से कश्मीर घाटी सुलग रही है। वहाँ काफ़ी दिनों से कर्फ्यू लग रहा है, लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की साजिश की बू साफ आ रही है। 1965 जंग से पहले भी घाटी में अशांति थी और मौका देखकर पाकिस्तान ने अपने जवानों की घुसपैठ करा दी थी और फिर जंग का ऐलान कर दिया था। तो क्या इस बार भी लड़ाई के मैदान में पाकिस्तान जंग चाहता है? पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों के जरिए भारत में हिंसा फैला रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान जरा सी भी जंग की सोच रहा है तो उसे पुरानी जंगों को याद कर लेना चाहिए जिसमें पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी। क्या मैदाने जंग में घुटने टेकने के बाद ही सुधरेगा पाकिस्तान? क्या एक और जंग में हारने के बाद ही सीधी होगी पाकिस्तान की पूंछ? ये सवाल सिर्फ हमारा और आपका नहीं, बल्कि 125 करोड़ देशवासियों का है। वजह जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना होगा। जुलाई के महीने से कश्मीर घाटी सुलग रही है। पाकिस्तान पैसे देकर युवकों को पत्थरबाज बना रहा है, जो हमारी सेना के जवानों पर पत्थर चला रहे हैं। घाटी में पाकिस्तान और ISIS के झंडे दिखाए जा रहे हैं और पड़ोसी मुल्क के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। बात यहीं खत्म होती तो शायद पाकिस्तान की साजिश की बू नहीं आती।
लेकिन सुलगती घाटी में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं जो पाक के नापाक मंसूबों की ओर इशारा कर रहे हैं। सरहद पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो घुसपैठियों के जरिए कश्मीर के खिलाफ बड़ी साजिश तैयार कर रहे थे। भुट्टो ने राष्ट्रपति अयूब खान को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के लिए उकसाया और बिना वर्दी के पाकिस्तानी फौजियों को घाटी में भेज दिया। भुट्टो के कहने पर अयूब खान ने घुसपैठ कराने की इजाजत तो दे दी, लेकिन पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई। फिर भारत की फौज ने पाकिस्तानी सेना को जंग के मैदान में इस कदर रौंदा कि भुट्टो से लेकर अयूब खान तक पस्त हो गए। पाकिस्तान ने जो काम 1965 में किया, कुछ वैसा ही इस बार कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ घाटी की हिंसा को खूब भड़का रहा है, एक तरफ पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि घाटी में अमन बहाल न हो सके, और दूसरी ओर हमलों को अंजाम देने के लिए घाटी में सरहद पार से आतंकवादी भेज रहा है। 1999 में भी पाकिस्तान ने वही पुराना खेल खेला। मुशर्रफ ने फौज के जवानों को करगिल में घुसपैठ करा दिया, लेकिन अंजाम वही, उससे मुंह की खानी पड़ी। भूल जाता है कि वो भारत से न कभी जीत पाया है और न ही जीत पाएगा। देखो, पाकिस्तान ने 4 बारी हिंदुस्तान को ललकारा है, 1948 में, 65 में, 71 में, 99। उसका अंजाम क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। अब फिर खुले तौर पे पाकिस्तान हिंदुस्तान को ललकार रहा है। ये टेररिस्ट अटैक नहीं है मेरी तरफ से, तो ये एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान की आर्मी का हिस्सा हैं। उनको वही ट्रेन करते हैं, वही आर्म करते हैं, वही इक्विप करते हैं, वही इंटेलिजेंस इनपुट्स देते हैं, और वही उनको घुसपैठ में हर प्रकार की मदद करते हैं। इसलिए ये कहना कि ये टेररिस्ट अटैक है, हम उनको एक किस्म से भी गिविंग देम अपॉर्चुनिटी की वो अपने आप को एक्सक्यूज कर सकें, ये एक एक्शन है, एक एक्ट ऑफ वॉर है पाकिस्तान का, और हमारा रवैया वैसे ही होना चाहिए जैसे लड़ाई में है। लोग यही कहते हैं कि जो सुधर गया वो पाकिस्तान नहीं, पैदा होने के बाद से ही उसकी एक ही मंशा रही है, भारत के खिलाफ साजिश। वहीं भारत ने हमेशा संयम दिखाया है, लेकिन अब हद हो गई है। अब ये याद करने का वक्त आ गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आज तक ब्यूरो। उरी में पाकिस्तान से आए 4 आतंकवादियों ने कोहराम मचाया, लेकिन अब पड़ोस से आए पाकिस्तान के पाले पोसे हुए आतंकवादियों की इस कायरता का हिसाब मांग रहा है हिंदुस्तान। हर हिंदुस्तान उस धोखे का बदला चाहता है। इन 4 तस्वीरों को देखकर आपको हिंदुस्तान के उबाल का अंदाजा हो जाएगा। पठानकोट में शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतरा। लुधियाना में भी कांग्रेस ने पाकिस्तान के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को लपटों में खाक कर दिया। जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोगों ने नापाक पड़ोसी के खिलाफ आवाज उठाई। यूपी के फर्रुखाबाद में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देश के अलग अलग शहरों में न सिर्फ लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है, बल्कि शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी है। पटना में एलजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी आतंकवादी हमले में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया और जुलूस की शक्ल में अपनी संवेदना व्यक्त की। हाथों में मोमबत्ती लेकर शहादत को सलाम किया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी उरी के शहीदों की शहादत को सलाम किया गया। लोगों ने मोमबत्ती मार्च निकालकर अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन गुस्सा भी साफ तौर पर दिखाई दिया और लोगों ने यह भी साफ कर दिया कि पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक तस्वीर आई है, उरी में सेना ने जिन 4 आतंकवादियों को मार गिराया है उसमें से एक आतंकवादी की तस्वीर आई है। 4 आतंकवादियों को सेना के जवानों ने मार गिराया था। ये वो तस्वीर है जो उस आतंकवादी की है। ये पाकिस्तानी आतंकवादी है, जैश मोहम्मद का आतंकवादी है, क्योंकि इन आतंकवादियों के पास से सामान पाकिस्तान का बरामद हुआ है। ये तस्वीर उस आतंकवादी की है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर उरी में सेना के कैंप पर हमला किया था। हमारे 17 जवान शहीद हुए थे। उस आतंकवादी को सेना ने ढेर कर दिया था। उरी में 17 शहीद जवानों में से एक जम्मू कश्मीर के सांबा के रहने वाले थे। जैसे ही सांबा में उनके घर शहादत की खबर मिली, परिवार में मातम पसर गया। ये वो जवान हैं हमारे
जाबाज शहीद आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए लोहा लेते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।